बाहर निकलोगे ना तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि बारिश नहीं हो रही क्या। इट ट्रांसपोर्ट्स यू, मतलब ओटीटी पे आपको वो मजा आ ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ तो जैसे एज एन आर्टिस्ट तो आप चाहती हो कि आपका काम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, पर एट द सेम टाइम आपको लगता है कि जो ऑडियंस है उसको भी एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट जो है देखने को मिले। डेफिनेटली जो लोग इंडस्ट्री से पैदा हुए हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है। मतलब मैं 13वें लैब से शुरू कर रहा हूँ, कोई जयपुर से तो वो 8वें लैब से शुरू कर रहा है, सही बोला। कोई जयपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल से है तो वो 6ठे लैब से शुरू कर रहा है, जो बॉम्बे का आदमी है वो 3रे लैब से शुरू कर रहा है। आपको ऋणी होना चाहिए हाथ, मतलब एक्टर्स को ऐसे कंधे झुकाकर बात करनी चाहिए। सही बोले। ठीक है, आप ब्रांड हो, आपके ब्रांड पे बिक रहा है, पर आप मेहनत तो देखो यार। एक डायरेक्टर 2-2 3-3 साल लगा देता है फिल्म बनाने में। नखरे पे ना, नखरे ऐसे लेके उसमें 3 बार कांटा लगा देना चाहिए एक्टर को कि यार आप प्रिविलेज हो, भगवान की कृपा है आप पर कि आपको एक्टर का जॉब मिल रहा है। राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, लाइटमैन, लोगों की जान निकल जाती है फिल्म को बनाने में। तो दूसरे का काम मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है और थैंकलेस काम है। तो जब एक्टर का तो हेयर मेकअप भी आएगा, उसका पैसा प्रोड्यूसर देगा, बॉय आएगा तो भी, ड्राइवर आएगा तो भी। मतलब मुझे तो बहुत चुभ जाती है बात। मतलब कुछ बात पैसों की नहीं होती, एक डिसेंसी होती कि 50-100-200 रुपए की चीज तो आप खुद पैसों से ले ही सकते हो ना यार। सोम भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? थैंक यू सिद्धार्थ, मैं बहुत मस्त हूँ यार। फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा देखकर मेरा सीना जो है ना चौड़ा हो गया, दिल गदगद है मेरा। यार कितने 7.5 करोड़ कर लिए बोल रहे हैं। हाँ, आज हम मंडे को फिल्म कर रहे हैं। आप लोगों को ये बता दूं कि ये बकिंगम मर्डर को पीछे छोड़ दिए भाई की पिक्चर। 7 करोड़ 34 लाख की है अभी तक, और संडे का कलेक्शन था 3 करोड़ 4 लाख। जो मतलब पिछली बार जब फिल्म रिलीज हुई थी तो ये पूरा वीकेंड का कलेक्शन था, जो कल सिर्फ संडे ने किया है। वाह जी वाह। मुझे लगता है आज भी नंबर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत सुंदर। ये हम ये भी तो आएंगे, अभी विसर्जन भी तो आएंगे अभी। हाँ, एक छुट्टी भी आने वाली है। अभी तो मुझे सब छुट्टियों का इंतजार है। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां हो बॉस। यस, लोग ज्यादा से ज्यादा फिल्म को देखें। ये जो 97 में लिखी थी कहानी, फिर 2012 में, फिर 15 में रीराइट हुई, ये इतना इसमें वो गया है श्रम कि मेरे को उस श्रम के बारे में जानना है भाई। इतने समय में गिव अप नहीं कर देता आदमी? तो इसमें यह कि राही ने शुरू किया था ये प्रोसेस। राही की कहानी होती थी। राही जो फिल्म के डायरेक्टर हैं जी, और उनका पैशनेट प्रोजेक्ट हुआ करता था ये। तो वो बहुत बनाने की कोशिश कर रहे थे, अनुराग कश्यप भी सपोर्ट कर रहे थे उनको, पर फिल्म बन नहीं रही थी। अनुराग ने बहुत स्टूडियोज में अनुराग लेके गए, पर जहाँ भी जाओ वो समय कुछ और था। मतलब अब तो फिर भी बहुत एक्सेप्टेंस है जी। बीच में। मतलब मैं तुम्हें एक बात और कहता हूँ कि अभी ना कल मेरे भाई का फोन आया, बड़े भाई का, क्या यार फिल्म में कुछ चेंज कर दिया गया इस बार। मेरे को भी सुनने में आया कि एंड में कुछ अंतर आया है। वो तो एक अलग चीज है। उनको लगा कि फिल्म की क्वालिटी बेटर होगी क्या, पहले फिल्म इतनी अच्छी दिखती नहीं थी, अभी साफ दिख रही है आवाज। तो कुछ चेंज किया गया? मैंने कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना 6 साल में बदल गई हैं, है ना। अभी आंखों ने इतना अलग अलग तरह का मटेरियल, हाँ, आंखों ने इतना अलग अलग तरह का मटेरियल देख लिया है ना, तो अभी आपकी आंखों को ये इतना कष्टदायक नहीं लगता। आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा मटेरियल मैंने नेटफ्लिक्स पे यार देखा हुआ है। ये मैं एकदम आम लेमैन की बात बता रहा हूँ। मेरा भाई एकदम मास है, मतलब एकदम देसी आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है। उसको लग रहा है कि फिल्म चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें चेंज हो गई है। हम वही है। सब्जेक्ट मैटर को भी अप्रिशिएट करने लग गए हैं क्या? ये भी आप समझेंगे? सब्जेक्ट मैटर को भी अप्रिशिएट करने लगे हैं। मुझे लगता है कि सिनेमा वाइज देखने के हिसाब से ना, पहले हमको बहुत ही ब्राइट लाल रंग, पीला रंग, ये रंग देखने, हाँ, मतलब चटकीला रंग, चमकीला रंग, यही समझ में आता था। बिकॉज ऑफ अभी चाहे आप इधर देखो उधर देखो, नेटफ्लिक्स पे देखो, आपको थोड़े से ग्रे शेड्स समझ में आने लगे हैं। एकदम देखने की बात बता रहा हूँ, कंटेंट की, कहानी की बात तो डेफिनेटली है ही। तो वो हुआ है। तो राही बनाना चाहता था उस समय, आप समझो उस जमाना कुछ और था। मतलब जहाँ चलता था कि यार आइटम सॉन्ग और बैंड्रा बॉय और 6 पैक एब्स, हीरो मतलब गोरा चिट्टा। मतलब आप और मैं तो मतलब साइड रोल ही कर सकते हैं, सोचो मत हीरो के लिए आप बॉस। आप उस समय बॉम्बे जर्नी भी नहीं कर पाते हैं। वो क्या, और एक बहुत ही अजीब सा अंग्रेजी का जमाना था। मतलब आई डोंट नो, मुझे लगता है धर्म जी के टाइम पे अंग्रेजी का जमाना नहीं था। अभी हिंदी कूल हो गई है। अभी मतलब हिंदी मातृभाषा हो गई है, हिंदी कूल हो गई है। उस समय ना यार वो बहुत ही अजीब सा टाइम था। अलग सी कुछ अजीब सी फिल्में बन रही थी, बहुत कम अच्छी फिल्में बन रही थी। तो राही वो बनाना चाहता था और बहुत शिद्दत से बनाना चाहता था, कोई बना नहीं रहा था। तो राही का अपना एक स्ट्रगल चल रहा था।
आप तब तक शिप ऑफ थीसिस वगैरह प्रोड्यूस कर चुके थे? मैं शिप ऑफ थीसिस बना चुका था, मैं बॉम्बे आ चुका था, मैंने बाबर करके मेरी जिंदगी की पहली फिल्म बनाई थी जी, जो मेरी सबसे बड़ी भूल है और मुझे सबसे मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वहीं से आपने सीखा है। मतलब किसी को मुझे समझना हो तो वो एक ही काम करे कि बाबर देख ले और शिप ऑफ थीसिस देख ले, बस तो आपको जर्नी समझ में आ जाएगी, मतलब बॉम्बे जर्नी समझ में आ जाएगी। नहीं हम आएंगे, श्री गंगानगर की बात करेंगे। अरे मजेदार जगह है दोस्त। तो वो हुआ यार, फिर मैं राही से मुलाकात हुई, राही को मेरा शिप ऑफ थीसिस में काम बहुत पसंद आया। ओके। और टू बी सरप्राइज, आपने शिप ऑफ थीसिस अगर देखी है तो मैंने एकदम मारवाड़ी आदमी का हाँ, रोल प्ले किया, भाई, जिसके great। पौंच है जिसके, और जो एकदम ढीले से कपड़े पहनता है। और राही ने कहा यार तुम विनायक के रोल में बहुत सूट हो गए, और तुम्हारी ग्रीड दिख गई थी। ये राही ने देख पाया होगा भाई, मैं नहीं देख पाया। तो पर ग्रीड तो देख ली, पर वो ऐसे हट्टा कट्टा उसको पहलवान कैसे बनाएगा, ये मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा दिख पाऊंगा। और आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तैयार थे भाई, जो बोले डायरेक्टर कर लेंगे यार। आज जो आदमी आप समझो गंगानगर से आया है, हाँ। उसको बनना तो आप शाहरुख खान अमिताभ बच्चन देख के आए हो। हाँ। आपको बनना तो आपको तो बंदा कोई चाहिए डायरेक्टर हो जो आपको कहे कि बॉडी बनाओ, शूट से पहले वो बॉडी पे जैसे तेल लगाता था कि आप दिखो ऐसे खूबसूरत। कौन इन्वेस्ट करता है इतना? तो आपने कहा, मैंने कहा यार तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, बड़ी मस्त है, यह बंदा अपने को सही दिखाना चाह रहा है। तो वहाँ से एक प्रोसेस चालू हुआ, वहाँ से फिल्म चालू हुई। अड़ंगे क्या क्या आते हैं ये बताओ ना। अड़ंगे तो सर लाइन लगी हुई थी। पहली बात हमने फिल्म शूट की, हस्तर काले रंग का होता था, ठीक है। हम लोग होते थे सब मैच्योर, और सबके एम्बिशंस जो है ना, एम्बिशन क्या होता है, एम्बिशियस होता है, एम्बिशन क्या नहीं, नहीं, हम अंग्रेजी पे जा रहा था। नहीं फिर ठीक है, एम्बिशियस होते हैं लोग। हाँ, तो एम्बिशियस होते हैं लोग। तो एम्बिशियस हम इतने थे कि हमको लगता था कि यार हम कुछ तगड़ा बनाएंगे, पर आता किसी को नहीं था। आता कुछ मतलब आपको थोड़ी बहुत तो समझ होगी। नहीं, एक ड्रीम होता है, सपने होते हैं, थोड़ी बहुत समझ होती है, पर आपको ये नहीं होता ना कि वीएफएक्स क्या है। उसमें बात कर रहा हूँ 2012 की, प्रोस्थेटिक क्या है, एक समझ है, एक एग्जीक्यूशन की समझ है। एट द सेम टाइम आपको नए तरीके से भी करना है। एक मतलब ये फिल्म की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, जैसे शिप ऑफ थीसिस की लैंग्वेज ये नहीं है कि वाइड है और मिड है और क्लोज है, उसकी कुछ अलग लैंग्वेज है। करेक्ट। सिनेमेटोग्राफी की अलग लैंग्वेज है। तो वहाँ से ये था कि यार हमने हस्तर बनाया, हस्तर होता था काले रंग का, हमने शूट कर लिया हस्तर के साथ। हमको लगता था कि हम स्मार्ट हैं, कि हम वीएफएक्स नहीं करेंगे, वीएफएक्स बहुत महंगा होता था। करेक्ट। तो हम मतलब आप लोगों के लिए उदाहरण हेतु 2012 में वीएफएक्स में जो किल कर रही थी वो पिक्चर मक्खी आई थी बस। हाँ राइट। तो और वीएफएक्स बहुत महंगा होता था, और आपको लगता था कि आप प्रोस्थेटिक में अचीव कर लोगे। तो मैं मेरे घर पे कहा करता था कि मैं बहुत समझदार लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, जो हम अचीव करेंगे वो बहुत कम पैसों में बहुत बढ़िया क्वालिटी अचीव करेंगे। और वो वीएफएक्स फेल हो गया सर, हस्तर फेल हो गया। फेल हो गया? हाँ। मतलब क्या आप जो शूट करके आए सारा डब्बा? शूट करके आए डब्बा, और मतलब क्योंकि हस्तर फट रहा है, अब आप फिल्म बना रहे हो तो ऐसा नहीं दिखा सकते ना। हाँ। उस समय दादी हुआ करती थी 500 किलो की। तो जिस आदमी ने प्रोस्थेटिक बनाया, आर्टिस्ट तो भाग गया, जो प्ले करने वाला था वो आर्टिस्ट छोड़ के भाग गया, हो गया भाई मुझसे ना हो पाएगा। तो फिर जिसने बनाया था प्रोस्थेटिक, हमने उसको रिक्वेस्ट की, उसने बेचारे ने प्ले किया दादी। अरे वाह। अब वो चले तो चला नहीं जाए, सांस भर जाए, उसका इतना बड़ा सूट था। हाँ हाँ हाँ। तो वो मतलब सिनेमैटिक नहीं लगे आपको क्योंकि क्लमजीनेस नहीं दिखा सकते आप। सही बात है। तो वो सब वो मतलब बॉडी में कॉन्फिडेंस है, बॉडी है उनकी। हाँ, तो आपको मतलब ऐसा लगेगा ना कि आपको एनर्जी तो चाहिए ना, कि आप ऐसे धीरे धीरे चल के नहीं आ सकते ना, कितना ही आप उसका नैरेटिव चेंज कर लो। तो यार ये हुआ, काम हो गया खत्म। और जब प्लान ये था कि हमने 2012 की अगस्त में फिल्म शूट की थी, और फिल्म को एडिट करके 2013 की अप्रैल में फिल्म निकाल देंगे, ये प्लान था। जनरल ऐसा होता है। हाँ, जनरल ऐसा होता है कि हाँ अब शूट कर रहे हैं, 6 महीने का पोस्ट प्रोडक्शन होगा, जिसमें एडिट वेडिट सब काम हो जाएंगे और फिल्म बाहर आ जाएगी। हाँ जी हाँ। तो वो कुछ वर्क नहीं कर रहा था, कुछ स्टोरी भी हमें करते करते लगा कि यार इसको कुछ और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो फिर उनका डिज़ाइन बदलने का सिलसिला चालू हुआ, और इधर जो है रीराइटिंग का सिलसिला चालू हुआ। और इस समय तक आपके कितने पैसे डूब चुके थे? मेरे बहुत पैसे डूब चुके थे सर, वो मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। तो जब मेरी फिल्म का जो इनिशियल बजट था ना, हाँ जी, मैंने वो फिल्म उससे 4 या 5 गुना ज़्यादा बजट में बनाई है। अरे बाप रे। तो मतलब जो होता ना कि वो पुरानी स्टोरीज हम नहीं सुना करते थे, हाँ, राजपुर साहब की, या घर गिरवी रख दिया, घर गिरवी। मेरे साथ वो सारी कहानियां हुई इस दौरान कि प्रॉपर्टी बिकी। और ओ नो, क्योंकि जो पैशन था ना, क्या होता है कि जैसे ना आप मेरे जैसा आदमी, मैं नॉर्थ से हूँ जी, मुझे ऐसा नहीं रहा कि बहुत ही लिटरेचर का एक्सेस रहा है, या अंग्रेजी फिल्मों का कुछ भी ऐसा एक्सेस नहीं रहा है। सिलेबस की किताबें पढ़ लो तो बहुत है।
तो हमारी जो खुराक है ना वो फिल्मों से ही आती थी। तो जब ये स्टोरी सुनते थे ना कि यार किसी ने घर बेच दिया फिल्म, तो आपके दिमाग में रह जाती है कि हाँ यार इतना पैशनेट भी कोई आदमी होता है। तो जैसे स्टोरी सुना करते थे यार मुगले आजम के लिए उन्होंने असली हीरो के साथ शूट किया, तो आपको लगता है हम भी ऐसा कुछ बनाएंगे जो चाहे कितना भी टाइम लगे, गुफा में जाएंगे, असली गुफा में जाएंगे, उतनी शिद्दत से बनाएंगे। आपके दिमाग में एक वो चीज़ रह जाती है कि जैसे मेरी लर्निंग जो है वो सारी आमिर खान साहब से आती है। अच्छा मतलब मुझे लगता है कि मेरे द्रोणाचार्य हैं, वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि उनका एक है कि जो काम करो बड़े प्यार से, बहुत पैशन से, फोकस होके एक ही काम करो। आज की जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम है कि एक साथ 7 चीजें कर रहे हैं, एक साथ 4 चीजें मल्टीटास्क, मतलब मेरे लिए तो वर्क नहीं करता। ये मेरा पर्सपेक्टिव है और मुझे वो आमिर खान से मैंने सीखा है कि अगर आप एक चीज को शिद्दत से लग के करो तो वो पहुंच जाती है और उसका जो सक्सेस है वो बाय प्रोडक्ट है। तो ये सब स्टोरीज आप सुनी होती है, आपके दिमाग में होती है, तो इसी कारण तुम बाढ़ बन पाई। एक पेशेंस रहा कि चलो हम भी भाई जैसे भी है, हमारे पास हमारी फिल्म में हीरे नहीं है तो हमारी फिल्म का हीरा हस्तर है, तो इसको सुंदर बनाएंगे, इसको चमकाएंगे। सही बात है। तो 13-14 में फिर रीराइटिंग हुई, फिर शूट चालू हुआ, बहुत टफ शूट हुआ करता था। अभी तुम्हारे साथ याद आ रही है ना तो मेरी जान निकल रही है। नहीं बारिश एक मैं पेड एक्टर है इनके पिक्चर में। हाँ, बारिश का ये होता था यार, सन का इंतजार कर रहे हैं और आपने फिल्म देखी है तो फिल्म क्या है कि फिल्म अलाउ नहीं करती कि आप वो मूड को छोड़ सको। हाँ, कि आपको बादल तो चाहिए, बारिश नहीं हो तो भी। करेक्ट बैकग्राउंड में तो दिख जाओगे ना। तो हमको बारिश के लिए वेट करना पड़ता था 4-4, 5-5 दिन। और विंडो क्या थी, तुम बाढ़ शूट करने की विंडो यही होती थी अगस्त सितंबर। हाँ, जब यहाँ मानसून होता है, बारिश होती है। सही बात है। तो जिस दिन बारिश नहीं है तो भी आपको बादल तो मिल ही जाएंगे। तब इंडोर निकालते होंगे। वो इतनी तकलीफ थी, आर्ट इतना टफ था इस फिल्म का। जो फिल्म आप बस देखते हो फिल्म के अंदर, वो 1935 की बस है एक्चुअली में। अच्छा जी। हाँ, वो इतनी पुरानी बस एकदम कबाड़ा हुआ करती है। कहाँ से ढूंढ के लाए? वो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर ढूंढ के लाए बेचारे। इतनी चीजें ढूंढी हैं, ताले बनाए हैं उन्होंने। वो 1935 की बस ला के भी उनकी पुरानी वाली हाँ, है। हाँ। पर ये बस के लिए तो बहुत स्ट्रगल था भाई। वो बस देखो, आप कैरेक्टर है बस में, आंखें लगती है बस की। तो 1935 की वो बस है, उसको लेकर आए, उस पर पूरी बस बनाई, फिर शूट हुआ। तो बारिश, ये वीएफएक्स, मतलब वीएफएक्स एडिट, ये तो 2015 के बाद की कहानी है। जी। इससे पहले की तो कहानी है प्रोस्थेटिक फट रहा है। अच्छा। बारिश प्रॉब्लम, आर्ट में ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये सेट तोड़ दो, ये वर्क नहीं कर रहा, ये सुंदर नहीं दिख रहा। और वो आपको याद है दादी माँ वाला जो सेट है जहाँ मैं जाता हूँ, हाँ, दादी माँ का सेट है। जान निकल गई थी हमारी उसमें कि वो वर्क नहीं कर रहा है, 3 दिन शूट बंद रहा, रूट्स अलग है। वो मतलब उनको चाहिए वो एकदम ऐसा नेचुरल दिखे। हमारे वाले बंदे इतने खतरनाक थे सब। ये जो काई देख रहे हो ना आप, हाँ जी, हाँ। ये दीवार पे ऐसी काई होनी चाहिए, उस पे भी बहुत काम हुआ है। ये दीवार आपको ऐसा प्लेन नहीं दिखेगा। हाँ। वो मतलब हमारे यहाँ काई बोलते हैं, यहाँ कुछ इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, मॉस बनती थी भाई, मॉस बन के चिपकती थी दीवारों पर। अच्छा, इतनी डिटेलिंग में काम होता था। तो वो सब इतना नहीं, ऐसी थोड़ी ना आप, मतलब हमारे समय पे जब हम 90 में पैदा हुए तब सो जाओ वरना गब्बर आ जाएंगे वाला था। हाँ। तो एक बार आप पूरा कैरेक्टर में सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा बोल के दे दो इनको। तो उसके लिए तो फिर आपको ये करते हैं कि सिनेमा चले जाओ नहीं तो हस्तर आ जाएगा। ये कुछ फायदा होना चाहिए ना। देखिए मैं क्यों नहीं देख पाया था फिल्म, क्योंकि मुझे लगा था भाई कि ये हॉरर पिक्चर है। क्यों यार, ये ना प्रॉब्लम है कि हॉरर को ना टैग कर दिया। आपने फिल्म देखी है? मेरे हिसाब से दादी माँ की दंत कथा है। हाँ। दादी माँ एक कहानी सुनाती थी हमें। हाँ। रात को सोते हुए कि बेटा एक राजा था, वो एक गुफा में जाता था, गुफा में एक राक्षस था, वो राक्षस से खजाना लेके आता था, सोने की मुद्रा लेके आता था। बस कंडीशन ये थी कि अगर राक्षस छुएगा तो राजा भी राक्षस बन जाएगा। और क्या कहानी किसके बारे में? लालच बुरी बला। बस जो आज तक रेलेवेंट है भाई। मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी बदल लो। हाँ। आप कंप्यूटर ले आओ, आप एआई ले आओ, लालच बुरी बला रहने ही वाला है। तो ये इतनी इंडियन फोकलोर है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बुक माई शो पे जाके जॉनरा ढूंढोगे, मतलब उस समय तो नहीं था, अगर अब आ गया तो मुझे पता नहीं, तो 2018 में ऐसा जॉनरा फोकलोर नाम से, फैंटेसी नाम से कोई जॉनरा ही नहीं था, नहीं होता था। तो यू हैव टू पुट इन सम जॉनरा। तो किसी ने थ्रिलर में डाल दिया, किसी ने हॉरर में डाल दिया, वो फिल्म को टैग कर दिया हॉरर के हिसाब से। मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। ये इंडिया की पहली फोकलोर है, दादी माँ की दंत कथा है। मुझे लगता है हाथी मताई करके एक फिल्म बनी थी। हाँ, सीरीज आती थी टीवी पे। हाँ, ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है विक्रम वेताल यार, अमर चित्र कथा। तो मतलब इतनी ये तो हम पढ़े हैं। फिर हमारी फिल्म में भूत है क्या? हॉरर में क्या होता है? भूत होता है, आत्मा होती है। हमारी फिल्म में नहीं है,
हमारी फिल्म में क्या है? राक्षस। करेक्ट। हमारी दंत कथाओं में क्या होता है? राक्षस। राक्षस ही होता है ना, कि एक राक्षस था वहां पर। तो उसके कारण मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने फिल्म को देखा नहीं, जबकि फिल्म की इतनी तारीफ थी, फिर भी लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार इट्स अ हॉरर फिल्म, मुझे हॉरर नहीं देखनी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसमें जंप स्केयर्स कुछ नहीं है। हाँ, फिल्म डराती है आपको थोड़ा सा, पर वो उतना ही है अगर आप बच्चे हो 7-8 साल ग्रीड के अगेंस्ट डरोगे, और आप 7-8 साल के बच्चे हो, अगर दादी आपको कहानी सुनाएगी तो आपको एक राक्षस था, वो आया फिर उसने राजा को पकड़ लिया। अब इतना तो दादी से भी आप सुनते हो ना, और अब आप कहते हो अच्छा दादी, बस उतना ही है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ है। आप लोगों के पास कहानियां आती होंगी, क्या है, क्यों नहीं इंडियन फोकलोर पे सिनेमा बन रहा? क्योंकि इतनी कहानियां हैं अपने पास। ये सवाल मैं 2012 में जब आया था तो अपने आप से पूछा करता था, मैंने कहा यार ये इतनी मीठी कहानी है, इसे कोई यहाँ का प्रोड्यूसर बना क्यों नहीं रहा, मेरे जैसे बाहर का आदमी बना रहा है। मुझे बाद में समझ में आया कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि दादी तो कह के चली जाती है कि एक राक्षस हुआ करता था। जब आप राक्षस क्रिएट करते हो तो आपकी जान निकल जाती है, नानी याद आ जाती है, इसलिए लोग फोकलोर नहीं बनाते। और मुझे लगता है कि वो बनाना थोड़ा टफ होता है, दूसरी कहानियाँ आसान होती हैं, पर मुझे लगता है कि, और वो ना मतलब जैसे कि दूसरे जॉनरा क्रैक करने आसान होते हैं, मुझे लगता है इस जॉनरा को क्रैक करना थोड़ा टफ है। इसमें वीएफएक्स भी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, प्लस ऑथेंटिसिटी। आप ऐसे कुछ भी फ्रिवलसली नहीं बना सकते इसमें, मतलब आप कैसे डालोगे बहुत सारे सॉन्ग्स, नहीं डाल सकते। लोगों के लिए मार्केटिंग के लिए गाने सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वाइबल लोगों को कम लगता है, पर अभी तो बहुत चेंज हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें मतलब बन रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये सबसे ज्यादा चलेगा। सही बोले आप। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जैसे ही फोकलोर होती है तो आपके लिए खेलने का मैदान बढ़ जाता है, इमेजिनेशन बढ़ जाती है ना, आप कुछ खेल सकते हो कि आप रियल वर्ल्ड में नहीं हो। तो आप कहीं भी आकाश में जा सकते हो, पाताल में घुस सकते हो। सही बोले आप। तो मुझे लगता है ये होने वाला है। तो भाई ये बताओ कि जनरली आपकी जो बचपन रहा जी, वो कैसा था? पढ़ाकू थे क्या, और किस भर के हुआ करते? मैं ना यार एक बार मुझे ना स्कूल से निकाल दिया था किसी बात से, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी। मैंने उसमें लिखा था कि मैं बहुत ही मेधावी छात्र हूँ। मेधावी का मतलब इंटेलिजेंट। खुद से बोल रहा है आदमी, खुद ही आदमी बोल रहा है जिसको स्कूल से निकाल दिया है। तो क्यों निकाल दिए थे? लेकिन पता नहीं, कुछ तो शरारत की, जबकि मैं वैसे डिसेंट आदमी था, शरारती नहीं, पढ़ने में भी ठीक था मैं। और मैं मतलब बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। जिस घरों में गरीबी होती है ना, उसमें बच्चे थोड़ी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैं 15-16 साल की उम्र में मुझे ऐसे लगा करता था कि यार कोई गोली मिलती हो जिसको खाने से आदमी ऐसे लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए 2-3 दिन में, बस, और मैं हो जाऊं और पैसे कमाने लगूं। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि मैं पढ़ाई में था ठीक थे, मैं बहुत अच्छा था। मैं कॉलेज कभी गया नहीं, मतलब वैसे कॉलेज किया मैंने, पर कॉलेज कभी गया नहीं। मैं दुकान जाता था, मेरी पैसे कमाता था, लास्ट के 1.5 महीने में मैं कॉलेज जाता था, और मेरी फर्स्ट डिवीजन आती थी। क्या मेरा रैंक आता था, मतलब पहले टॉप 6-7 लोगों में मैं होता था। बहुत सुंदर। उस 1.5 महीने के अंदर, वो 1.5 महीना ही मेरी लाइफ होती थी। तो ये सब श्री गंगानगर में ही हो रहा है? सब श्री गंगानगर में हो रहा है, कहीं बाहर नहीं। वो 1.5 महीना ही क्रिकेट खेलने के लिए है, वो 1.5 महीना ही पढ़ने के लिए है, वो 1.5 महीना ही दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए है। वाह जी वाह। और ऐसा नहीं कि कोई किसी ने मुझ पे थोपा था, मैं मेरे घर में सबसे छोटा था। ऐसा किसी ने कभी नहीं, मेरे फादर ने कहा कि तुम काम करो। मेरे फादर बहुत सीधे आदमी थे, 3,000 रुपये महीना कमाते थे, 5 बहन भाई होते थे हम। पर खुद में ही अंदर से एक समझदारी थी कि यार अपने घर में स्कूटर कब आएगा, अपने घर में कार कब आएगी। तो पैसों के अलावा नहीं तो लोग होते ना टीनेज में, लोगों को प्यार मोहब्बत, ये हमारे भैया वो सब लाइफ ने दिया ही नहीं था। लाइफ ने कहा था भाई पैसे कमाओ, तो वो उसमें सब में जीवन चला गया, जो टीनेज थी या जो अर्ली 20s थी। नहीं, मेरे को बाड़मेर के बारे में पता था, देखिए, क्योंकि वो बॉर्डर गांव के नाम से जाना जाता है। हमने वहाँ शूटिंग भी की है जी। बट मुझे श्री गंगानगर के बारे में जब आपकी रिसर्च कर रहा था तभी पता चला ये आप बड़े करीब हैं बॉर्डर से। मैं सर, हमारे यहाँ से पाकिस्तान 20 किलोमीटर है ना, दिखता है। पंजाब 20 किलोमीटर है, हरियाणा 20 किलोमीटर है, सब कुछ 20-20 किलोमीटर इक्वी डिस्टेंट है। बस हम एकदम कॉर्नर पे हैं। तो ये सिनेमा की चुल कहाँ से ला रहे थे आप? सर ये मुझे लगता है, मतलब वैसे तो शाहरुख खान है, हाँ जी, जिनको देखकर आपको लगता है कि वो जो दुनिया थी ना यार, अभी क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, कि हम ये भूल जाते हैं कि व्हाट्सएप सिर्फ 11 साल पहले आया था। वो दुनिया अलग हुआ करती थी 90s में।
यूरोप आपको स्वर्ग लगा करता था। हाँ अभी भाई। आपने सबने देख लिया है, बस। आपने सबने देख लिया है। ये जो लाल कलर की टी शर्ट आप पहने हुए हो ना, हाँ। या जो शर्ट मैंने पहना हुआ है, ये बहुत सुंदर लगता था। हाँ। उसमें भाई घर दर्जी कपड़े बनाया करते जी, थे, जी, दर्जी जी, वाले जी। कपड़े लोग पहना करते और थे। दिवाली पे आते थे भाई, दिवाली दो पे जोड़ी, आते, हाँ 2 जोड़ी कपड़े, बस मतलब वो, गिफ्ट होता था। तो वो इंडिया अलग था। हाँ। तो उस समय कोई आदमी डीडीएलजे जैसी फिल्म में लेदर जैकेट और यूरोप में शूट कर, आपको लगता है कि यार ये बड़ा खूबसूरत है, और ऊपर से शाहरुख खान साहब का चाम। यस। पर ये मुझे लगता है कि ये ऊपरी स्तर पे ही होता है, ऊपर के लेवल पे होता है। डीप डाउन ना सम हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कि कुछ है हाँ। आपके अंदर जो आपको दुनिया को बताना है, या आपकी कोई कहानी है जो आपको सुनानी है। एंड एट द सेम टाइम आई गेस यू वांट टू एक्सप्लोर ऑल्सो कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है। ये ऐसे शब्दों में नहीं होता है, हाँ। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही ऐसे बस आपको कुछ महसूस, जिसको आप डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, पर अंदर कुछ आपको लगता है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, वो मुझे चुलती। गंगानगर से, वो चुलती कि मुझे गंगानगर में नहीं रहना, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, मुझे फिल्में बनानी है। पर पैसे नहीं हुआ करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी बहुत सारी। मैं घर का मतलब बहुत समझदार बेटा हुआ करता था। अरे वाह, मेरी माँ मुझे ऐसे कहती है कि मैं इतना शरीफ था, मेरी माँ कहती है ना बेटा इस चेयर पे बैठ जाओ, तो मैं उस चेयर पे बैठा रहता था। बहुत सुंदर। और मैं ऐसे कहा करता था कि हमारे पड़ोसी के बच्चे ना फिल्में देखा करते थे, मैं मेरी माँ को कहता था कि वो एक साइकोलॉजी होती है कि ये बच्चे फिल्में देखते हैं बिगड़ जाएंगे, मतलब हाँ। ये एक 90s में ये psychology हमारे आप में फिल्में है, आप हाँ, फिल्में हाँ। देखते हो तो आप बिगड़ जाओगे। करेक्ट। मेरी माँ मुझे अभी भी हंसती है, कहती है कि तू वो बच्चा हुआ करता था, वहां से तू बॉम्बे आके फिल्में बना रहा है। जबकि मेरी माँ को डाउट ये हुआ करता था कि मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा रंगीला हुआ करता था। अच्छा जी। जैसे वो रोल वाला कंगा होता है ना, हाँ। मैंने मेरी लाइफ में कभी यूज नहीं किया। उसने 90s में वो जो रोल वाला कंगा होता है ना, वो ऐसा करके, हाँ, शौकीन लोगों के पास हाँ, होता है वो भाई ये शौकीन। वाला। अच्छा, उसके पास अपना एक वो म्यूजिक सिस्टम था जिसमें गाने सुना करता था वो रफ़ी साहब के, और उसके अरे वाह। मैंने कभी लंबा चौड़ा म्यूजिक नहीं सुना। तो मेरा भाई जो है ना वो थोड़ा डैंडी हुआ करता था, डैंडी वाला छैला, थोड़ा छैला टाइप का हुआ करता था। जितने लोगों को डैडी शब्द समझा भाई, वो कमेंट में बरसना हमारे लिए। हाँ, तो वो थोड़ा डैंडी हुआ करता था। तो मैं होता था सिंसेयर, हाँ। मतलब कमाई पर ध्यान और ये, पर वो मुझे लगता है ऑपोजिट होता है, फिर बाद में कुछ अलग ही गेम हो जाता है। तो मेरी माँ अभी भी मतलब सरप्राइज रहती है इस बात से कि कैसे कि भाई ऐसे? भाई तू तो वहां आ गया, हाँ। वो बेचारा सीधा साधा वो गंगानगर काम में लगा हुआ है, तू छोड़ के यहाँ आ गया। बट अब घर जाते हो तो कैसा लगता है भाई, कितनी आदर सत्कार से नमन होता है? कोई आदर सत्कार नहीं यार, सब लोगों के लिए वही है ना, अपन कहीं पहुंचे हैं हाँ जी। मतलब, और उनको तो वही लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। मेरी माँ तो अभी भी यही कहती है कि बेटा तू क्या कर रहा है, वापस चल, यहाँ तुझे कौन जानता है, वहाँ तुझे कितने लोग जानते हैं, ऑफिस में आज जाएगा तक? उनको कुछ नहीं लगता। वेनिस ले गया मैं मेरी माँ को, हाँ। तुम्बाड़ की स्क्रीनिंग प्रीमियर, मैं ऐसे चाव से कि मैं श्रवण कुमार मेरी माँ को यूरोप लेके जाऊंगा। मेरी माँ स्क्रीनिंग में सो गई, तो बाद में स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है। हाँ। तो मेरा भतीजा मेरी माँ को उठाता है कि माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ। और मेरी मम्मी कहती बाहर निकल के कैसी फिल्में बनाता है तू यार, हाँ। वो दादी कितनी खतरनाक थी, नींद आ गई मुझे तो, मैं तो डर गई। तो माँ का घर वालों का वही होता है यार, कुछ है नहीं। वो लोग ग्राउंडेड रखते हैं आपको एक तरीके से। ग्राउंडेड रखते हैं हाँ। वो ग्राउंडेड रखते हैं, और मतलब हम जैसे लोग ग्राउंडेड ही हैं यार। मतलब ये मुझे लगता है कि ऊपर वाले की कृपा ही रही कि बॉम्बे आकर भी ना, वो जो बॉम्बे का सुरूर कह लो, चस्का कह लो, कुछ आप अपने आप को छोड़कर कुछ और बनना चाहते हो ना, यस। और बन जाते हो या बीच में अटक जाते हो, उससे मैं बच गया। वो शहर का जो एक अद्भुत आकर्षण होता है ना, जी। आपको लगता है कि यार मतलब एक एस्पिरेशन होती है ना, हमारी हाँ, प्रॉब्लम भाई। है कि हमें बेची जाती है एस्पिरेशन। और हमने फिल्म बनाने वालों ने किया है, फिल्म बनाने हमारे वाले- शो ने भी थोड़ा बहुत कर दिया है शायद। आपका शो तो फिर भी जर्नी की बात कर रहा है जी। कि एटलीस्ट लोगों को समझने की, साइकोलॉजी की बात कर रहा है। आपका Yes. शो ये तो नहीं कर रहा ना कि यार बम्बई आपको बना देगा। कि क्लब चले जाओ और दारू पी लो, वही कूल होता है। हाँ, मतलब ये बेचा गया है, सही बोले आप। क्योंकि वो बहुत फट से बिकता है। अगर आप किसी को कहो कि यार आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाओ, तो भाई ये बिकेगा नहीं, नहीं इसमें कोई कहाँ? किसी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। बट भाई ये मेरे को ये बताइए कि बम्बई आए क्यों, कैसे आए, किसने मतलब बोला? भाई एक ब्रोशर था गंगानगर में, किशोर नमित कपूर, एक बॉम्बे में Acting एक्टिंग Institute। स्कूल है, यस यस यस। वहाँ का एक ब्रोशर मुझे मिला। और मैं वो आदमी था जो कभी ना तो स्टेज पे चढ़ा था, ना मैंने कोई ड्रामा किया था, थिएटर किया था, कुछ नहीं किया था। एक अंदर से कॉन्फिडेंस था, जिस दिन करना चालू करूँगा कर लूँगा, ठीक है। तो किशोर नमित कपूर करके एक एक्टिंग अरे दिग्गज हैं वो। दिग्गज हैं। अरे उन्होंने सवाल। उस समय तो उन्होंने ऋतिक रोशन और सबको ट्रेन किया था, ऐसा न्यूज़पेपर में हम पढ़ते थे। जी। तो उनके ब्रोशर पे लिखा होता था कि वी डोंट मेक कोल्स, वी या। मेक डायमंड्स। ओह।
तो वो पढ़ के मैं आया यहाँ पर। वाह यार। तो वो कहाँ आए, कौन दिन पे आए थे, कैसे आए थे, कहाँ उतरे थे? मैं यार, मेरे भाई का एक दोस्त था, वो बॉम्बे उस समय आया हुआ था किसी काम से, उसके कुछ दोस्त थे, तो मैं ट्रेन से आया था, उसने मुझे पिक किया था, 5-6 बजे आया हूँ मैं। हाँ। ये बात होगी 2004 की, मतलब बात को 20 साल हो गए। वाह यार, तो वो मुबारक हो भाई, 20 इयर्स। नहीं, पर मैं वापस लौट गया, सुनो तो अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई। मैं वापस ले रहा हूँ, मैं वापस लौट गया, आप मतलब कांग्रेचुलेशन। मैं आया और मतलब आज हम बॉम्बे में घूम रहे हैं जी। मेरा बॉम्बे में फ्लैट है, हाँ, मेरा बॉम्बे में ऑफिस है, मुझे ऐसे बॉम्बे अपना घर जैसा लगता है। उससे मैं बॉम्बे ऐसा लगता था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मैं इंटिमिडेट हो गया था। यस। मैं ऑटो में जा रहा हूँ महाड़ा, और एक तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। हाँ जी। तो मेरा उनसे जाके क्वेश्चन था कि जी मुझे इंग्लिश नहीं आती। हाँ। तो उन्होंने बेचारों ने बहुत सादगी से पूछा कि यार आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है, इंग्लिश फिल्मों में भी काम करना है? सही बात है। तो बात तो ठीक थी, पर मैं डर गया, और वहाँ पर मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था जो मैं हैंडल कर रहा था। मैंने कहा अगर यार मेरे अंदर करेज नहीं थी कि मैं अकेला यहाँ, मतलब आप समझो ना, कैसे मैं समझाऊँ, ये बहुत ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की चीज़ है कि कोई आदमी एकदम बाहर से आएगा, उसको ये 200 ये मतलब 2 करोड़ की आबादी का शहर, नहीं समझ वो इतना सा भी अपने आप को नहीं महसूस करेगा, और उसको डर लगेगा। और हम तो वहाँ से आते थे जहाँ कहते कि आपके बॉम्बे में आपके बैग में ड्रग्स डाल देते हैं। मतलब बॉम्बे बहुत ही ऐसा लगता था कुछ अलग ही जगह। अब तो फिर भी ये सब दूरियां जो है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कम हो गई हैं। सही बोले आप, कि गंगानगर से चाहे बॉम्बे हो, चाहे गंगानगर से पेरिस हो, करेक्ट, उतना दूर नहीं है भाई। सही तो बोले आप। वहां से मैं आया यार, फिर मैं वापस लौट गया। क्यों ऐसा? क्योंकि यार मुझे थोड़ा तो बॉम्बे से डर लगा। मुझे लगा यार मैं अकेले यहाँ नहीं रह पाऊंगा। दूसरा मेरा काम बहुत सेट था, मुझे लगा मेरा काम बिगड़ जाएगा। आप वहाँ बिल्डर हो गए थे? वहाँ मैं प्रॉपर्टी का काम चालू करने वाला था। Okay. एक होप हो गई थी कि मैं कुछ काम चालू करूंगा। तो मुझे लगा यार अपने से इतनी भागदौड़ हो नहीं पाएगी। तो अपने नहीं है, मतलब जो लोग करते हैं, मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ उनको, जो लोग कहते हैं कि हम वड़ा पाव खा के रह लेंगे। मेरे लिए वो ना सेफ्टी नेट बहुत जरूरी था। अगर सेफ्टी नेट नहीं होता मैं नहीं आ पाता, मैं सच में। फेयर एनफ। मतलब मैं वो आदमी हूँ कि उसका दिमाग ऐसे वो करता है कि यार मेरे टेबल पे खाना हो, मेरे घर पे छत हो, मेरे बच्चों के लिए सब सुविधा मुहैया हो, तो मैं, मेरा पैशन मेरा उसके बाद है। फेयर एनफ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, मेरी जिंदगी की सेफ्टी के बाद है। सही बोलते हैं। नहीं होगा तो मैं बिना मैं फिल्में बनाए चला लूंगा। मैं नहीं हूँ यार उतना कलाकार। सॉरी टू से। नहीं, फेयर एनफ। वो जोगी पन अलग लोगों में होता है। वो अलग होता है यार, उनकी करेज होती है। तो मेरा एक वो था यार कि फिर बाद में मुझे लगा यार मुझसे स्ट्रगल भी इतना हो नहीं पाएगा, मेरे पास पैसे हुए ना तो मैं फिल्म अपनी ही बना लूंगा खुद ही से। तो फिर एक टाइम आया जब पैसे हो गए भगवान की दया से, तो मैंने कहा बनाते हैं फिल्म। तो फिर मैं आया, और वो जो मतलब जितने लोग वो भूल करते हैं ना आने वाली, कि मैंने बनाई सीधी बाबर। गली गली में रॉब जिसका, माशाअल्लाह खौफ जिसका। आदमी एकदम हीरो टाइप से लॉन्च होता है ना कि गैंगस्टर। वो जमाना था। फिल्म पिट गई भाई, पैसे डूब गए, बैक टू पवेलियन। पर फिर मैं क्या अंदर से कुछ हिल गया था। वो किशोर नवनीत कपूर में मेरे साथ एक बात बहुत अच्छी हुई थी। एक मैंने सीन किया था जिसमें आप कैसे गला पकड़ते हैं और आपको एड्रेस बोलना होता है कि 4029 AP बिल्डिंग। वो मैंने किया और तालियां बजी थी। मतलब मेरी जिंदगी का पहला कुछ था जिसमें ताली बजी थी, अप्रिसिएशन। और आपको लगता है मजा आता है। यस। मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि यार वहाँ कुछ सिखाते नहीं, वो आपके ऊपर है, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई आपको सिखाता ही है। सवाल वो डिक्शन की बात उस समय किया करते थे, वॉइस मॉड्यूलेशन की भी बात होती थी वहाँ। तो मतलब ये रही यार जर्नी। फिर करते करते बाबर बनाई, फिर शिप ऑफ थीसिस बनाई। शिप ऑफ थीसिस में भी बहुत साल लगे भाई। हाँ, वो मतलब सब चीज़ों में साल लगते हैं यार। ऊपर वाले ने ना लिख कर भेजा है। मतलब शिप ऑफ थीसिस शुरू हुई थी 2010 में। वो रिलीज हुई 2013 में। अभी तो मुझे वो कम लगता है, मुझे लगता है बहुत जल्दी बन गई। तुम्बाड़ चालू हुई 12 में, रिलीज हुई 18 में। अभी मैं एक फिल्म बना रहा हूँ 2022 में, जिसको मैंने शूट कंप्लीट कर लिया था अगस्त में। आज 24 चल रहा है, 2 साल हो गए उस फिल्म को। उसका एक शॉट बाकी नहीं था, अब कहीं जाके रेडी हुई है फिल्म। एडिट में फिल्म में 1 साल लग गया। जैसे कि तुम्बाड़ में 1.5 साल लगा एडिट में। 3.5 घंटे का कट हुआ करता था पहला कट। क्या कर रहे थे आप लोग इतना? नहीं मतलब नहीं सेट बैठ रहा था वो। मैं जैसे आपने बात पूछी ना कि यार बनाते नहीं है, क्योंकि वो दादी माँ की दंत कथा को फिट बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, उतना आसान काम नहीं होता है। तो बहुत तुम्बाड़ में यार इतना स्ट्रगल गया ना कि बारिश एक कैरेक्टर, प्रोडक्शन डिजाइन, इतना मेहनत करने का काम, हस्तर जो आदमी बेचारे हस्तर प्ले करते थे उनकी जान निकल जाती थी, बच्चों से एक्टिंग कराना। और बाय द वे जो बाद में दादी हमने बनाई, वो जो मेरा बेटा प्ले कर रहा है उसी ने प्ले किया। तो बहुत टफ फिल्म थी। मतलब इतने पापड़, बेटा बड़ा भी तो हो गया होगा। वो एक अलग स्ट्रगल था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको कैसे मतलब छुपा के शूट करो कि आपको पता नहीं लगे।
फिल्म के शूटिंग के बाद अलग भागदौड़ की वीएफएक्स कहाँ से हो, पैसे खत्म हो गए। एक यहाँ की प्रोडक्शन कंपनी हमें कहती हम पोस्ट प्रोडक्शन कर देंगे, पर हम चाहते हैं इससे आप वीएफएक्स करवाओ। अब उस स्टूडियो से हमें वीएफएक्स करवाना नहीं था, हमें जिस आर्टिस्ट से करवाना था वो उस आर्टिस्ट से करवाना था। तो जैसे ना कि इरफान साहब की एक खास बात थी, जैसे इरफान साहब 90s के दौर में भी वही एक्टिंग करते थे जो बाद में करते थे। सही बोले आप। और वो स्टिक रहे अपनी एक्टिंग पर। करेक्ट। जबकि 90 का दौर कुछ और था एक्टिंग का। हाँ। तो हमने भी इस फिल्म के साथ ये कोशिश की कि यार फिल्म को जो चाहिए ना उसको वो दें, चाहे हमें घर बेचना पड़े, चाहे हमें वेट करना पड़े। तो इसलिए इसमें टाइम लगा। पर वो है कि जब अभी भी 2018 में भी लोगों ने बहुत बात की, और आप देखिए ना कि 2018 की एक फिल्म रिलीज हुई, ओटीटी में इतनी चर्चा में रही, और आज वापस रिलीज हो रही है। और कल ही किसी ने ट्वीट किया था कि इट्स अ केस स्टडी, इट इज अ केस स्टडी, इट इज अ केस स्टडी कि ये फिल्म ऐसा कैसे कर रही है, कि रिलीज में ऐसे नंबर्स कैसे कर रही है। सवाल, इट्स नॉट पॉसिबल। और जो बज़ बना है फिल्म का, लोगों ने जो प्यार दिया है, मतलब बॉक्स ऑफिस नंबर कुछ भी नहीं है, जो लोगों में कॉन्वर्जेशन चली है इस फिल्म को लेकर, जो लोगों ने अपना लिया है फिल्म को कि ये हमारी फिल्म है यार। यार इस फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई है। जैसे मुझे लगता है कि इस फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई थी 2018 में, कि ये फिल्म लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। और एक बात और है कि ना, अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे जाके कुछ भी कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक फेस्टिवल फिल्म बन गई है। हाँ। कि जैसे कोई आदमी आपको कहेगा कि यार मैं आई एम नॉट फ्लेक्सिंग ब्रो, बट आई हैव सीन दिस फिल्म इन 2018 इन थिएटर्स। कोई कहेगा कि यार मेरे को मजा तो बहुत आया ओटीटी में देखने पर यार, पर आई रिग्रेट कि फिल्म थिएटर में देखता। पहले की बात, अभी की बात बता रहा हूँ। हाँ। तो लाइक इवेंट फिल्म बन गई है कि ये और हमने फिल्म बनाई भी भाई इसी तरह से थी कि यार ये फिल्म को लोग सिनेमा में देखें। कि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आप एक वीडियो क्लिप की सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो, जैसे पुराने टाइम पे होता था कि शोले का एक ऑडियो आता था, सिर्फ कैसेट चलती थी जिसमें आवाज सुन रही है, वीडियो नहीं होता था। तो आपको कैसे मजा आएगा? वैसा ही हमारी फिल्म के साथ है। अरे बारिश का वो टिप टिप जो डराता है, टिप डराता है। आप फिल्म देखकर बाहर निकलोगे ना, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि बारिश नहीं हो रही क्या? इट ट्रांसपोर्ट्स यू द सिनेमाटोग्राफी एंड बारिश और वो मूड, मतलब ओटीटी पे आपको वो मजा आ ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ तो जैसे एज एन आर्टिस्ट तो आप चाहती हो कि आपका काम ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, पर एट द सेम टाइम आपको लगता है कि जो ऑडियंस है उसको भी एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट जो है देखने को मिले। उनको आधा अधूरा प्रोडक्ट देख पा रहे हैं जिसकी वो इतनी तारीफ कर रहे हैं। सही बात है। अगर वो यहाँ पर देखेंगे तो उनको कितना मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि वो फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई थी। बट आप लोगों को, आप फेस्टिवल राउट में लेके गए थे पिक्चर को? लेके गए थे ना, वेनिस से चालू किया थी हमने। वो कितना कठिन होता है भाई? वो कठिन होता है, पर मुझे ऐसे ना उसको कुछ फायदा सा दिखता नहीं है। हाँ क्या? क्योंकि पहले का टाइम में क्या हुआ करता था कि जब ओटीटी नहीं होता था ना, तो उसकी एक वैल्यू हुआ करती थी कि वहाँ के राइट्स बिक गए, कि आपके फ्रांस का यूरोप सॉर्ट हो गया। अभी क्या ओटीटी आपकी फिल्म लेता है और वो पूरे वर्ल्ड के राइट्स लेता है। तो उसका कुछ बहुत ज्यादा महत्व है नहीं है। आप पैसे ज्यादा खर्च कर देते हो कि आपके एक्टर जा रहे हैं, आप जा रहे हो जी, तो वो ठीक है, वो सिनेमा लवर्स के लिए अच्छा है। पर अगर मतलब वो एक आर्ट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है, पर उसमें अगर आप कमर्शियल वैल्यू ढूंढने जाओ तो मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई कमर्शियल वैल्यू उस बात के अंदर है। तो वो बट वहाँ पर आपकी वो तमन्ना पूरी हो जाती है भाई, टोरंटो हो आया है। हाँ, वो मतलब मेरी वो तमन्ना से शायद मैं वो बनूं कि मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हुई हैं, तो जब मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ। हाँ। कोई नया एक्टर हो तो उसके लिए तो बहुत अच्छा लगता है उसको कि रेड कार्पेट पे चलेंगे, सवाल कि अरे यहाँ ये होगा। तो ठीक है यार, मेन बात है कि आपकी ऑडियंस जिसके लिए आपने फिल्म बनाई है ना यार, उस तक फिल्म पहुंचे और उसको मजा आए देखकर। सही बोले आप। बट फिर सैलाब नहीं आया आपके प्रति, आपकी तरफ, जब पिक्चर चल गई, जब पहली बार? क्योंकि ये क्रिटिकल अक्लेम और ट्रेड में बात होने लग जाती है जब, तो एज एन एक्टर आपके पास कॉल नहीं आ रहे थे कि भाई आ जाएं आप हमारे पास, ये फलान प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है? भाई कोई सैलाब नहीं आया। स्ट्रगल ये जो जीवन का चलता रहा है, चलता रहेगा अंतिम सांस तक। सच्ची है ये। कि उसके बाद जैसे कि मुझे महारानी मिली तो सुभाष कपूर मुझे जानते थे इसलिए मिली, सिमरन मिली तो हंसल मेहता मुझे जानते थे इसलिए मिली। मतलब हंसल मेहता ने ये देख रखी थी शिप ऑफ थीसिस और उनको बहुत अच्छा लगा था। अरे वाह। तो जो दो डायरेक्टर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, एक थे दिवाकर बनर्जी, हाँ जी, और एक थे हंसल मेहता। तो जैसे मुझे सुभाष कपूर ने काम दिया महारानी में, हंसल सर ने काम दिया सिमरन में, उसका कारण जैसे हंसल सर को शिप ऑफ थीसिस में मेरा काम बहुत अच्छा लगा था तो उन्होंने काम दिया। सुभाष सर को शिप ऑफ थीसिस बहुत अच्छी लगी थी तो हम नेशनल अवार्ड पे मिले थे। शिप ऑफ थीसिस में मुबारक भाई, आपको नेशनल अवार्ड मिला था। तो नेशनल अवार्ड के लिए मिले थे, सुभाष कपूर सर को मिला था जॉली के लिए।
तो सुभाष जी को लगता था कि सोहम शाह, शिप ऑफ थीसिस, गुजराती, उनको लगता कोई एनआरआई आदमी गुजराती होगा और इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी होगा। वो मुझसे मिले और मुझे कहते कि हाय आई एम सुभाष। मैंने कहा सर हाय आई एम सोहम। क्या कहाँ से हो? मैंने कहा जी श्री गंगानगर से। अच्छा वो भी बहुत देसी है, मैं भी बहुत देसी हूँ। वो मेरे मतलब मुझे बहुत पसंद है सुभाष कपूर से। तो उनके साथ फिर मुझे मतलब काम करने की चाह थी। ये बात है 14 की, पर धीरे धीरे फिर कहीं जाकर 17-18 में, ये क्या 18 20 में काम मिला मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, कोई काम नहीं मिलता। इसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेजी करके मैंने फिल्म बनाई है, हाँ जी, जो भी नवंबर में मैं रिलीज करने वाला हूँ। हाँ, बड़ी मजेदार फिल्म है मेरे हिसाब से। पर मैंने सब प्रोडक्शन हाउस में, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज में, स्टूडियोज में धक्का खाया, किसी ने ग्रीन लाइट नहीं की। फिर मुझे खुद ही बनानी पड़ी। तो बड़ा मुश्किल है। बट ये पोर्टफोलियो देखो अगर आप, हाँ, नेशनल अवार्ड विनिंग शिप ऑफ थीसिस, मतलब पैराडॉक्सेस की माँ बहन है भाई वो पिक्चर। उसमें मेरा दोस्त यश ठाकुर इंटर्न हुआ, तो वो आके कॉलेज में बताया करता, भाई हम लोग थे, और मतलब नीरज कवि हैं बहुत बड़े दिग्गज कलाकार, और वो हैं सोहम भाई हैं, और नसीर साहब भी हैं, और ऐसे सब। हाँ, नसीर साहब भी होते थे। अरे आपने बड़ी 4 स्टोरीज हुआ करती थी, एक स्टोरी में नसीर साहब भी हुआ करते थे। पर वो 3 स्टोरीज करते करते इतना लंबा हो गया था कि उसके लिए रगा यार ये स्टोरी स्किप कर देते हैं, पहले 4 स्टोरीज हुआ करती थी। करेक्ट। तो हमें बहुत अंदरूनी खबरें पता होती थी। अरे तो मैंने बोला यार ये अलग ही श्रम चल रहा है इन लोगों का। और आपका पोर्टफोलियो को और गिनाता हूं, रुको। फिर उसके बाद आपने ये कर ली, तुम्बाड़ कर ली, और तुम्बाड़ भी इंडस्ट्री वालों को तो पता लग गई ये पिक्चर बन रही है, धांसू फिल्म है, बहुत टाइम से बन रही है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। उसके बाद आपके पास सैलाब नहीं है ना, मेरे को जरा +2+2 नहीं हो रहा है। तो क्या पार्टियां जरूरी हैं, क्या PR जरूरी है, क्या लैकिंग लग रहा था आपको? ये आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि शायद मुझे ना अपने आप को बेचना नहीं आता था। ये PR और ये पार्टीज, ये इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। तो ये मुझे करना आया नहीं कि अपने आप को बेचें कैसे। यार आदमी इतनी जद्दोजहद में था ना, मैं उसमें इतना कंफ्यूज रहता था कि मैं बॉम्बे रहूँ या छोड़ के भाग जाऊँ। फिटिंग का इतना प्रेशर था ना, इट्स लाइक कि आपको जो चक्की होती है ना, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उसके बीच में ग्राइंड किया जा रहा है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। आपको लग रहा है मैं छोड़ दूंगा, मैं क्यों इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, ये शहर मेरा है ही नहीं, यहाँ अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा में काम ही नहीं चल सकता, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो मैं इन सब चक्करों में पड़ा हुआ था। फिर मुझे अपने आप को बेचना नहीं आता था, मैं बहुत ही। बट दोस्त वोस्त नहीं बन रखे थे आपके? नहीं यार, मेरे कोई दोस्त बने ही नहीं। आप क्या क्या करोगे यार, आपको एक्टिंग भी सीखनी है, आपको इंग्लिश भी सीखनी है, आपको फिल्म भी बनानी है, आपको कपड़े पहनने भी सीखना है। जो एक ये कॉन्वर्सेशन चलती है ना कि नेपोटिज्म या इनसाइडर आउटसाइडर। यस यस। अरे भाई मुझे लगता है मुझे हंसी आती है इस बात पे। मतलब तुम समझो इसके कितनी लेयर हैं। हाँ, डेफिनेटली जो लोग इंडस्ट्री से पैदा हुए हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत बेनिफिट है। मतलब मैं 13वें लैब से शुरू कर रहा हूँ। श्री गंगानगर से मैं 13वें लैब से शुरू कर रहा हूँ। कोई जयपुर से तो वो 8वें लैब से शुरू कर रहा है। सही बोला। कोई जयपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल से है तो वो 6ठे लैब से शुरू कर रहा है। जो बॉम्बे का आदमी है वो 3रे लैब से शुरू कर रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसके यार दोस्तों में पता है कि भाई मेकअप क्या होता है, हेयर क्या होता है, PR क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे मिलना होता है, कैसे बात करना होता है, कितना सटल खेलना होता है कि आप डेस्परेट नहीं लगो। जो इंडस्ट्री का है उसके लिए तो आपको मतलब प्लान करके दिया जाता है कि यार अच्छा ये बाबा को ये सूट करेगा तो बाबा के लिए बना देते हैं। सही बात है। तो हम जैसे लोग तो आप ये समझो 5, 7, 8, 10 साल जो आपका क्वेश्चन था ना कि यार इसलिए नहीं हुआ कि 10 साल तो ये बात समझने में लग जाती है कि भैया मेकअप हेयर कितने इम्पोर्टेंट हैं, कपड़े कितने इम्पोर्टेंट हैं, PR क्या, सोशल मीडिया क्या, वहां देखो यहाँ देखो पेपराजी। मतलब जो आदमी थोड़ा सा FTA NSD से भी आएगा ना, FTA से भी आएगा, उसको भी हल्का सा आइडिया हो जाएगा। करेक्ट। मेरे जैसे आदमी तो सीधा श्री गंगानगर से आ गया, बीच में मतलब कोई जयपुर से आता तो भी बात होती। सही बोले। ठक करके आ गया। तो इन सब चीज़ों में ना इतना स्ट्रगल था। फिर मुझे अपने आप को बेचना इतना आता नहीं मुझे लगता है, तो मुझे कमी महसूस होती है अपने अंदर, तो मुझे कभी काम मिला नहीं। शायद लोगों को एक ये भी लगता होगा कि मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो पता नहीं मैं अच्छा एक्टर हूँ या नहीं हूँ, या लोगों को लगता होगा कि इसके नखरे होंगे। हाँ, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं क्या नखरे? बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने काम किया है रीमा के साथ, पूछ लो आप, एक्सेल के साथ। हाँ, मैं भाई फट से पहुंच जाता था टाइम पे, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली में ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर तो आपको सबका ऋणी होना चाहिए। आपको एक्टिंग का जॉब मिल रहा है जो इस इंडस्ट्री का सबसे प्यारा जॉब है। बहुत सही बोले भाई। 20 दिन आपको 30 दिन तैयारी करनी है, अगर आपको कुछ समझ में आ गया तो 20, 30, 40 दिन जाके शूट करना है, जिसमें आपको वैनिटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, स्पॉट मिल रहा है, आप क्या खाओगे क्या करोगे। भाई कितने लोग काम करते हैं फिल्म पर, सही बात, आपका फेस है सबसे आगे। करेक्ट।
आपको ऋणी होना चाहिए हाथ, मतलब एक्टर्स को ऐसे कंधे झुकाकर बात करनी चाहिए। सही बोले भाई। ठीक है आप ब्रांड हो, आपके ब्रांड पे बिक रहा है, पर आप मेहनत तो देखो यार। एक डायरेक्टर 2-3 साल लगा देता है फिल्म बनाने में। करेक्ट। एक सिनेमाटोग्राफर धूप में शूट कर रहा है, आप तो धूप में खड़े हो तो छाता आ गया। हाँ, राइटर पता नहीं उससे कितने साल पहले से लिख चुका है। भाई राइटर तो इस इंडस्ट्री में स्पाइन है। यस। मतलब मैं डायरेक्टर को भी बाद में मानता हूँ, जो एक व्हाइट पेपर पे जब चालू करते हो ना, हाँ जी, आप मुझे कोई स्टोरी बोलोगे, मैं को यार थोड़ा लिखना भाई, हाँ, तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। सही बात है। पहले 4 स्टार्ट नहीं कर पाते हो। हाँ। राइटर्स की तो यहाँ पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। राइटर्स को तो फिर भी 2-4 साल में थोड़ा रिस्पेक्ट और प्यार मिल रहा अब है, मिल रहा है भाई टचवुड, पर फिर भी राइटर्स को नर्चर करने की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि बेचारे राइटर्स इनसिक्योर फील करते हैं। वो भी 2-3 प्रोजेक्ट अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। हाँ। उसमें राइटिंग होगी क्या? आप एज ए प्रोड्यूसर राइटर को कहोगे भाई तू हमें पसंद है, करेक्ट, 8 महीने लगे, साल लगे, हम ये स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो शांति से तेरे को तेरे पैसे मिलेंगे और तू मजे से लिख। सही बात। तो आप देखो ना राइटिंग कैसे चेंज हो। हम नर्चर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्टर को तो मुझे लगता है कि यार नखरे, मतलब नखरे पे ना, नखरे ऐसे लेके उसमें 3 बार कांटा लगा देना चाहिए एक्टर को कि यार आप प्रिविलेज हो, भगवान की कृपा है आप पर कि आपको एक्टर का जॉब मिल रहा है। कैसा भी एक्टर हो यार, आपका छोटा रोल है, बड़ा रोल है, राइटर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, लाइटमैन, लोगों की जान निकल जाती है फिल्म को बनाने में, और आपको उसका सबसे बड़ा ड्यू मिल रहा है। प्रोड्यूसर सबसे थैंकलेस जॉब। हाँ, उधर ही आने वाला था मैं कि इसके हेतु प्रोड्यूसर के साथ कंपैरिजन बताओ मेरे को। मतलब मेरे हिसाब से मैं 2 चीजें हूँ, एक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी। हाँ। एक मेरा जॉब बहुत मस्त है एक्टिंग का। हाँ। एक मेरा जॉब सबसे खतरनाक, सबसे घटिया जॉब इस इंडस्ट्री का भी है। हाँ। और वर्ल्ड का भी है मेरे हिसाब से, प्रोड्यूसिंग। Yes. अगर मैं बिल्डर हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये दीवार तोड़ दो, हाँ। टूट जाती है, खत्म, सर ने कह दिया बात खत्म। यहाँ डायरेक्टर की भी एक वॉइस है, जी जी जी, राइटर की भी एक वॉइस है, जी, और जो वैलिड है उनके पर्सपेक्टिव भी वैलिड है। हाँ। क्योंकि भाई अगले ने किसी ने 2 साल लगाया है, आप पैसा डाल रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप इसके चैंपियन। बहुत ही कोलैबोरेटिव चीज है फिल्म बनाना। करेक्ट। बहुत ही कोलैबोरेट करके चलना पड़ता है। आप देखिए ना, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर जो ठीक ठाक से एक्टर होंगे ना, उनके भी आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि उनको यूज करना है कि भी आलू की तरह सब्जी में यूज करना है। कि उनको भी कहेंगे यार आप आओ डिनर पे, उनको आप एंटरटेन करते हो। तो इतने नखरे उठाने यार। तो मुझे प्रोड्यूसर का काम, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम है और थैंकलेस काम है। आपको कोई भी इंटरव्यू में प्रोड्यूसर को बैठा हुआ नहीं देखोगे। नहीं। एक्टर होगा, डायरेक्टर होगा। Yes. अरे भाई प्रोड्यूसर ने सब कुछ दिया है यार, 2 साल दे दिए, अपनी जिंदगी के पैसे दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। और खासकर इंडी प्रोड्यूसर, हम जैसे लोग, जिनको स्टूडियो की सपोर्ट नहीं है, जिनका एक सेटअप नहीं है, जिनको 2 बोल के 10 लगाने पड़ गए। यही होता है हर बार यही होता है। कभी कोई क्या बेच रहा है, कभी कोई क्या बेच रहा है, कोई कैसे आगे पीछे करके। तो इट्स अ थैंकलेस जॉब। और फिर उसके बाद पिक्चर रिलीज होने के, मतलब रिलीज करने के लिए भी अलग श्रम है ना। अरे भाई साहब, एक्टर का तो हेयर मेकअप भी आएगा, उसका पैसा प्रोड्यूसर देगा। हाँ। बॉय आएगा तो भी, ड्राइवर आएगा तो भी। मतलब मुझे तो बहुत चुभ जाती है बात। मतलब कुछ बात पैसों की नहीं होती, एक डिसेंसी होती कि 50-100-200 रुपए की चीज तो आप खुद पैसों से ले सकते हो ना यार। उसका बिल भी प्रोडक्शन। आप बिलीव नहीं करोगे भाई, मैंने कितनी बार ये आपको लगता है कि यार ये कोई डिग्निफाइड बात नहीं है, ये क्या मतलब हुआ? हमने 3 समोसे खाए थे। ये क्या हुआ आपका? मतलब मैं तो बिल्कुल, मैंने मेरे जितने लोग होते हैं उनको कह रखा था यार आप ऐसे जो भी है ले लो पैसे, ऐसे प्रोडक्शन से हर बात पे पैसे मत मांगो। 36 रुपए का बिल क्यों आ रहा है यार? पानी की बोतल का भी आपका बिल है। यस। आपको पैसे मिल नहीं रहे क्या? ऐसा क्या मतलब यार, इतना क्या हिसाब किताब है? सही बोले भाई कि मतलब हम लोग तो ट्रैवल कर रहे थे तो आउटडोर पे 1.5 दिन, अरे ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया, बट ठीक है, ये भी वैलिड खर्चे हैं। मतलब मैं नहीं कहता, वो दोनों पार्ट हैं, पर मुझे लगता है कि एक्टिंग बहुत मस्त पार्ट है यार इस इंडस्ट्री का। करेक्ट। और प्रोड्यूस करना बहुत ही थैंकलेस जॉब है यार। प्रोड्यूस करने में कोई मजेदारी नहीं है भाई। सिमरन जब आई थी तब आपको लगा था कि क्योंकि भाई सब उसमें एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेट, कि भाई सड़िया माउंट हो रहा है, पिक्चर है, बड़ी हीरोइन है, सब, मतलब वो नहीं चली तब कैसा धक्का लगा था? मतलब धक्का तो आपको लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि यार एक तो आपको होली दिवाली कोई काम मिलता है। आप ये समझो कि आप सीजनल नहीं हो। कि आपकी जिसके हर साल में 2 फिल्म आ रही है। यस भाई मेरी उससे सिमरन से पहले कौन सी फिल्म आई थी? मेरी आई थी तलवार। और तलवार से पहले आई थी शिप ऑफ थीसिस। बस शिप ऑफ थीसिस आई थी 13 में, तलवार आई 15 में, सिमरन आई 17 में। तो हर 2 साल में एक बार पाए जाते हो आप, हर साल में 2 बार नहीं पाए जाते हो। सही बोल। तो आपका दिल होता है कि यार फिल्म चले तो मजा आए। फिल्म ज्यादा चली नहीं तो दिल तो दुखा था मेरा, पर इतना भी नहीं दुखा था, क्योंकि मेरे लिए तो हमेशा मेन जो मेरा
प्रोजेक्ट है टिल 2018 वो तुम्बाड़ ही हुआ करता है। हाँ ना। हाँ, मुझे लगता था कि यार ये बाहर आएगा तो मेरा कुछ हो जाएगा, ये बाहर आएगा तो मेरा कुछ हो जाएगा। वो नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। बट किसी के तो कॉल आए होंगे बड़े दिग्गज लोगों के कि भाई क्या मजेदार एक्टिंग की आपने और फाड़ डाला और ऐसा वाला। नहीं बिल्कुल आए, इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला। शकुन बत्रा का टेक्स्ट आया मुझे जी। अभिषेक कपूर जो डायरेक्टर है उनका टेक्स्ट आया मुझे। हाँ। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, लोगों ने बहुत प्यार दिया फिल्म को। उस समय भी इंडस्ट्री से मुझे सामने से कॉल आए, उसके बाद मैं शकुन से मिलके भी आया, बहुत मज़ा आया मुझे उससे मिलकर। तो इंडस्ट्री से उस समय मुझे बहुत फ़ोन आए, बहुत प्यार मिला। पर क्या करे आदमी, काम भी तो चाहिए होता है यार। काम नहीं मिला, काम वहीं से मिला कि सुभाष कपूर सर ने महारानी दे दी। दहाड़ मिली, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था तो मुझे दहाड़ मिली, बस यही काम मिला। फिर ये क्रेजी करके मैंने खुद ही बनाई। बट रणवीर सिंह को साइन कर लियो क्या? नहीं भाई सेकंड पार्ट के लिए कैसे कर लिया? मैं तो अभी बता के हटाऊं कि प्रोड्यूस करना इसका बहुत मेहनत का काम है। मैं वही फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ जिसमें मैं एक्ट करता हूँ। ओके। और मुझे कहने में शर्म नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूस करने में 2-2 जिंदगी के साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। बहुत टफ काम होता है। तो ये वाली खबर कहाँ से आई? ये तो किसी ने कहा था कि अगर कोई आप पूछो एक्टर, कोई और एक्टर कौन हो सकता है। अच्छा, ऐसे मैंने क्लियर कर दिया था भाई कोई नहीं हो सकता, मैं ही करूंगा। मैं ना दूंगा ये रोल किसी को। यही तो है मेरे, ये थोड़े से हैं पैसे, मैं खर्च तुम पर करूं कैसे? हमारी तो कहानी हुई भाई, इतने से तो पैसे हैं हमारे। करेक्ट बोले भाई। और हमारे पास कोई 7 फ्रेंचाइजी कोई है या ऐसे कोई लाइन कोई लगी हुई है फिल्मों की। क्या खाना पसंद करते हो, कहाँ जाया करते? खाने का तो मैं बहुत शौकीन रहा हूँ यार। अब तो फिर भी थोड़ा चेंज हो गया। और मुझे मतलब गंगानगर का खाना बहुत पसंद है। हमारे क्या है भाई वहाँ का खाना? गंगानगर का देखो खाना दोस्त, इसके लिए तो मुझे तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा तहजीब से। जी जी जी। गंगानगर में छोले कुलचे मिलते हैं। अरे वाह। तो वैसे छोले कुलचे आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। दुनिया का कोई भी कितना भी फैंसी रेस्टोरेंट हो, गंगानगर में एक पैगोडा करके रेस्टोरेंट है जहाँ पनीर पसंदा और मिस्सी रोटी, ये आप खा लो अमर हो जाओगे। जनरली मिस्सी रोटी पूरे राजस्थान में फेमस है ना? हाँ मतलब होती होगी। हमारे गंगानगर जो ना बहुत ही पंजाबी है। अच्छा। मारवाड़ी कम है, पंजाबी ज्यादा है। अरे वाह। तो आपको ना वहाँ पंजाबी कल्चर की, और हमारे अमृत के समोसे में भूल ही गया। हाँ। वैसे समोसे आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो हमारे गंगानगर में खाने की तो मतलब बहारें हैं यार। शौकीन आदमी हूँ आप भी। मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ भाई, मैं फूडी हूँ। और मैं बॉम्बे में जैसे बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता। मुझे ना खाना, अब एक तो आदमी डाइट कॉन्शियस, ये ढिगड़ा फलाना होके ना, ऐसे मेरे बॉम्बे में बहुत अड्डे नहीं बने हैं। बॉम्बे में जैसे मुझे एक तो चिंग चिंग चूंग बहुत पसंद है, चाइनीज अगर खाना हो तो। ओके। अर्बन तड़का मुझे बहुत पसंद है भाई, वहाँ लास्ट में पूछने का। अरे अर्बन तड़का में वो देते हैं भाई जलेबी और वो रबड़ी और जलेबी, वो खा के देखो आप, मजा आ जाएगा। अमर जूस की पाव भाजी खा के देखो आप, मजा आ जाएगा। हाकासान का चाइनीज बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाकासान बहुत अच्छा, मस्त हाकासान का चाइनीज। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ मुझे बहुत पसंद है। फ्रॉम अ प्रोड्यूसर हु इज आल्सो एन एक्टर, आप ऑनट्रास्ट तो आप भी रखते होगे 1-2 जन का? बिल्कुल रखते हैं भाई। तो ये कितनी जद्दोजहद है? इस पे काफी कटाक्ष हो रखा है रिसेंटली, बट अब यार ऑन्टोराज तो आपको हेयर मेकअप करवाना पड़ेगा। हाँ। बॉय आपको लगेगा। हाँ। अब क्या करें, आप हो ऐसे सेटअप में। पर अब कोई कहता है कि यार एक एक्टर था जिसने 3 वैनिटी मांग ली थी। 3 वैनिटी का क्या करेंगे? तो और किसी ने प्रोड्यूसर ने दी भी थी। अब 3 वैनिटी तो ज्यादा ही है ना यार। हाँ, मतलब ये क्या टेनिस खेलने के लिए रखी है? हमने तो मतलब शूट पे एक वैनिटी को 2 एक्टर ने शेयर किया है। यस। मतलब आपके पास एक फुल वैनिटी हो तो चलो हो ही गया ना। हाँ। तो वो एक ये है कि ऑन्टोराज का मतलब क्या है, ये मतलब कितना फैला हुआ ऑन्टोराज है। हाँ। कि तो पर बेसिक तो एक्टर अगर आप हो तो आपको 2-4 लोग तो लगेंगे। आपको बॉय लगेगा, आपको हेयर मेकअप लगेगा। यस। उसका कुछ आप कर नहीं सकते। अब वो हेयर मेकअप कैसा है आपको कि अरे ये तो इतने फलाने पैसे वाला है, वो सब उसकी बात है। पर इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है। हाँ। भाई आपके नाम पे बिक रहा है ना, बस तो आप लाओगे ऑन्टोराज, क्योंकि आपको पता है कि आपको सुंदर दिखना है। बट भाई मेरा कहना सीमित रहती बात, ऑन्टोराज ना ब्रांड के साथ, मतलब मुझे लगता है एक्टर्स को ना अपनी फीस कम कर देनी चाहिए। उनको मतलब जैसे बिजनेस का रूल होता है ना, वैसे प्ले करना चाहिए। ब्रांड से आप पैसे लो, एड्स के पैसे लो, आप बहुत बड़े एक्टर हो। फिल्में तो आप यार प्यार से कम पैसे में बना दो, ताकि दाल रोटी है वो तो, वो दाल रोटी है, वो सर्वाइवल है। वो पैसा राइटर्स के पास चला जाएगा, टेक्नीशियंस के पास चला जाएगा, VFX में चला जाएगा, तो फिल्में बेहतरीन बनेंगी। करेक्ट। बट ये जो मुंबई की स्लैंग है, ये नायाब है भाई। इसमें कोई आपके फेवरेट वर्ड? मुझे मराठी में एक वर्ड बहुत अच्छा लगता है, खूब छान। खूब छान मतलब मस्त, बहुत सुंदर, खूब छान। जब हमने फिल्म बनाई थी ना, तो उसमें शब्द यूज होता था, उसकी अलग ही स्टोरी है यार। जब तुम्बाड़ बना रहे थे तो मराठी एक्सेंट में मेरी जान निकल गई थी, है ना?
क्या हुआ, हमने फिल्म शूट कर ली, मैं हूँ श्री गंगानगर से, मैं नॉर्मल बात करूंगा तो मेरी भाषा में हरियाणवी एक्सेंट आएगा, है ना, आता ठीक है, हरियाणवी एक्सेंट आएगा, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ा सा डोमिनेट है जी, तो हरियाणा पंजाब पंजाबी एक्सेंट आएगा, तो बॉर्डर भी करीब है, बॉर्डर भी करीब है, तो वो आ जाता है टेक्सचर। तो हमने फिल्म शूट कर ली, बॉडी वॉडी मैंने बना ली, सब बारिश के सीन शूट कर लिए, जबकि बारिश मूंछ के को ताव ले scene लिया। सब कर लिया। फिल्म का एडिट देखते हैं और बाकी सब तो मराठी बोल रहे हैं, क्योंकि Yes, सब yes. मराठी कास्ट है, दीपक दामले मराठी, जी। उनके बीच में लग रहा है कि कोई हरियाणवी आदमी बात कर रहा तुम्हें चलेगा भाई। है। तो रहता हूँ मुझसे ना क्यों ताव देने लग रहा है, तो आपको लगता है कि अब क्या किया जाए। हरियाणवी से मुझे याद आया, जयदीप ने पाताल लोगों में बहुत अच्छी लाइन बोली, वो कुछ ऐसा बोला, रे तेरा फूफा तो पहले रिटायर हो रखा है, वो नहीं, ऐसा- पहले पहले थे सस्पेंडेड अंडे से, हाँ सस्पेंडेड अंडा से कुछ, तो वो रे हाँ, बावड़ी क्या अंडे। हाँ, तो वो है। तो मैंने कहा मराठी कैसे सीखे उस समय में, मतलब अगर आप पूछो ना कि तुम्बाड़ में एज एन एक्टर आपको सबसे ज्यादा मेहनत क्या थी, तो जो मराठी एक्सेंट पकड़ के डब करना मेरी जिंदगी का सबसे टफ काम था। पर वो जान निकल जाती भाई, वो सीखा नहीं जाता। फिर बाद में मेरा जो ट्रेनर एक आया, उसने कहा ऐसे तू सीख ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं, अगर आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लोगे तो आप डिलीवर कर ही नहीं पाओगे। करेक्ट। तो कहता हल्का सा जैसे ना आपको लहजा लाना होता है, एक्सेंट मतलब, तो फिर वो डबिंग पे वो रहते थे मेरे साथ, वो सिखाते थे ऐसे प्रोनाउंस वेरी करते गुड, हैं। वेरी गुड। फिर वो मैंने मराठी ऐसा कुछ किया कि मेरी पहली कमाई की है, पहली नहीं है वो, पहली है, पहली है। तो ऐसा कुछ, तो वो बड़ापन माहिती है, पर अरे आप तो अच्छी खासी मराठी बोल लेते यार। मामू को बात करके निकलने देता। अरे आप लोग जाके तुम्बाड़ देख लो, 1 हफ्ते से आ चुकी है अभी थिएटर में, अभी भी है। प्लीज आप तुम्बाड़ देखो, और मैं बहुत अलग अलग फिल्में बनाना चाहता हूँ आपके लिए, तुम्बाड़ 2 भी बनाना चाहता हूँ। आप अगर आपको फिल्म जेन्युइनली अच्छी लगे तो सिर्फ एक फेवर करना कि सोशल मीडिया में फिल्म के बारे में 4 शब्द जरूर लिखना, सही। क्योंकि हमें आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो भाई को टैग करो। हाँ, टैग ना करो तो भी चले, फिल्म के बारे में जरूर लिखना, लोगों तक पहुंचना चाहिए, और नहीं किया तो हंसता रह जाएगा। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू Thank you for being on मजा the आया। Bombay journey. Thank This is you, me, दोस्त। Siddharth Alamban, signing off.